स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello everyone, welcome to Study IQ UPSC CSC channel. I am Shubham Sharma, I am your economy faculty. फ्रेंड्स, एक न्यूज़ अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, सर्कुलेट हुई है कि भारत सरकार जो है वो आरआरबी को कंसोलिडेट करने की बात कर रही है। तो जो अभी फोर्थ राउंड ऑफ कंसोलिडेशन में ये कहा गया है कि जो 43 आरआरबीज हैं उनको कंसोलिडेट करके 28 आरआरबीज में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि हर स्टेट में एक आरआरबी हो। दैट मीन्स वन स्टेट वन आरआरबी, ताकि आरआरबीज का जो रीजनल रूरल बैंक्स का जो एक्सपोजर है उसको हम बढ़ा सकें, रीजनल रूरल बैंक्स की जो एफिशिएंसी है उसको हम इंप्रूव कर सकें और जो इसकी यूनिकनेस है उसको हम मेंटेन कर सकें। तो इसके लिए ये भारत सरकार ने प्रपोजल दिया है। इसमें ये कहा गया है कि नाबार्ड के पास ये प्रपोजल भेजा गया है, जिसमें नाबार्ड अपने इनपुट भारत सरकार को देगी। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। उसका ओवरऑल काम जो है वो है कि एग्रीकल्चरल लोन्स जो होते हैं, एग्रीकल्चरल लोन्स की जो बॉडीज हैं, बैंक्स हैं, उन सबको रेगुलेट करने का और उन सारे बैंक्स को रीफाइनेंस करने का। तो इसमें ये कहा गया है कि भारत में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां मल्टीपल आरआरबीज हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, आंध्रा है। तो आंध्र प्रदेश में 4 आरआरबीज हैं, जिसमें यह बात कही गई कि इन आरआरबीज को मर्ज करके एक सिंगल आरआरबी बनाई जाए अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ कैनरा बैंक। सिमिलरली वेस्ट बंगाल में 3 आरआरबीज हैं, इनको कंसोलिडेट करके एक स्पॉन्सरशिप लाई जाए पंजाब नेशनल बैंक की। और स्पॉन्सर्ड बैंक जो इसमें स्पॉन्सरशिप करेंगे उनको भी ये बताना होगा कि उनका क्या रोड मैप है, किस तरह से वो इन बैंक्स को कंसोलिडेट करने में मदद करेंगे और किस तरह से इनमें बेटरमेंट ऑफ फंडिंग प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये कंसोलिडेशन हो क्यों रहा है, इसके कुछ मेजर रीजंस हैं। सबसे पहला तो है रिडक्शन इन ओवरहेड कॉस्ट। बैंक्स को ऑपरेट करने के लिए, बैंक्स को चलाने के लिए बहुत बड़ी ऑपरेशनल कॉस्ट लगती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगती है, क्योंकि ये ब्रिक एंड मॉर्टार स्ट्रक्चर पे होते हैं। तो जो ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है उसको कम करने के लिए इनको कंसोलिडेट किया जा रहा है। दूसरा रीजन है एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जितना बेहतर तरीके से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं, और इन पूरे मर्जर्स में आरआरबी एक यूनिफॉर्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये सारे आरआरबीज को रन किया जा सकता है, जिससे प्रॉपर तरीके से डेटा कलेक्शन हो सकता है, प्रॉपर तरीके से अकाउंटेबिलिटी मेंटेन की जा सकती है, प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंसी को आप देख सकते हैं। तीसरा, एनहांस्ड कैपिटल बेस। जब ये सारे आरआरबीज 28 आरआरबीज टोटल हो जाएंगे, तो जब आप मर्ज करेंगे आरआरबीज को, जैसे बंगाल में आप मर्ज करेंगे या आंध्रा में आप मर्ज करेंगे, तो जितना प्रॉपर तरीके से इनका मर्जर होगा उसका इस्तेमाल इस तरीके से हो सकता है कि इनका कैपिटल बेस बड़ा हो जाए, और जितना कैपिटल बेस इनका बड़ा होगा उतना ही ज्यादा बेहतर तरीके से ये लोन सर्विसेज दे सकते हैं, गांव में डेवलपमेंट करवा सकते हैं, साथ साथ में जो विलेज लेड कम्युनिटी है उसका ओवरऑल सोशल अपलिफ्टमेंट इनके द्वारा किया जा सकता है। देन इंक्रीज्ड एरिया ऑफ ऑपरेशन। जितना बड़े ये संस्था बनती जाएंगी, जितना बड़ा इनका ओवरऑल स्केल होगा, वो कहीं ना कहीं इनके ओवरऑल रीच को बढ़ाएगा, ये कहीं ना कहीं इनके ज्योग्राफिकल एरिया को एक्सटेंड करेगा, और मोर एक्सटेंसिव रूरल आउटरीच और फाइनेंशियल इंक्लूजन इससे प्रमोट होगा। देन इससे एक्सपोजर इंप्रूव होगा, ज्यादा कस्टमर्स होंगे इनके पास, ज्यादा कम्युनिटीज होंगी, और कहीं ना कहीं ये लोकल नीड्स को बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे। फिर अगर इनकी सर्विसेज जो है वो कॉमन यूनिफॉर्म रह सकती हैं, उसका रीजन ये है कि अगर मान लीजिए एक राज्य में 4 या 5 आरआरबी हैं, उन सब की सर्विसेज या वो सब जिस तरह से ऑपरेट करते हैं वो अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए आंध्र प्रदेश में एक एक्स जगह पे कोई आरआरबी है, एक वाई जगह पे कोई, एक जेड जगह पे आरआरबी है। अब उस केस में प्रॉब्लम क्या होगी? अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स वो अलग अलग तरीके से ऑपरेशन करते हैं। लेकिन अगर हम सारे आरआरबीज एक हो जाएंगे आंध्रा के, तो एक तो उनकी सर्विसेज में यूनिफॉर्मिटी आएगी, और साथ साथ में उनका जो क्लाइंट है वो बढ़ जाएगा, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बेहतर हो सकता है। देन एनहांस्ड कम्युनिटी कनेक्शन। कम्युनिटी कनेक्शन बेहतर हो सकता है, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से वो काम कर सकते हैं, लोकल नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, और रूरल बैंकिंग के एक्सपोजर को और बेहतर कर सकते हैं। एक आरआरबी के बारे में एक बेसिक समझ लेते हैं। नरसिम्हम कमेटी ऑफ रूरल क्रेडिट, नरसिम्हम कमेटी ऑन रूरल क्रेडिट के इनपुट से आरआरबीज की स्थापना की गई। रिकमेंडेशन इन्हीं की थी कि रीजनल रूरल बैंक्स को स्टैब्लिश किया जाए, क्योंकि इनका ये मानना था कि भारत जो कि 3 टियर स्ट्रक्चर है, वहां पर सेंटर, स्टेट और लोकल, ये 3 हमारे पास हैं। तो जो लोकल नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए आरआरबी चाहिए। इनका यह भी मानना था कि भारत की
50% से ज्यादा जनसंख्या गांव में रहती है। तो गांव के लोगों में अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता है, सेविंग की हैबिट डेवलप होती है, तो इससे पूरी इकोनॉमी में फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट किया जा सकेगा। इसी के लिए 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को भारत का पहला आरआरबी सेटअप हुआ, दैट इज प्रथम ग्रामीण बैंक। इन आरआरबीज के साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि सारी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और रेमिटेंसेस सर्विसेज भी इनके द्वारा दी जा सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओनरशिप मॉडल कैसे रहता है, इसमें 50% जो ओनरशिप है वो केंद्र सरकार की रहती है, 35% राज्य सरकार की और 15% स्पॉन्सर्ड बैंक की। यानी कि कोई भी आरआरबी का एस्टैब्लिश होगा तो 50% ओनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, 35 स्टेट गवर्नमेंट की जिस राज्य में वो बन रहा है, और 15% स्पॉन्सर्ड बैंक की जो उसको ऑपरेशनलाइज कर रहा है। जैसे यहाँ पे कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक इस पूरे आरआरबी को ऑपरेशनलाइज कर रहे थे, तो हम कहेंगे कि उनके पास इनकी स्पॉन्सरशिप थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन आरआरबीज को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मैंडेटरली है इनके पास, इनको 75%, मतलब जितना इनके पास डिपॉजिट्स हैं उनका 75% इनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अकॉर्डिंगली देना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि आरआरबीज किसको सेटअप करने के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स एक बार देख लेते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? सबसे पहला तो है टू प्रोवाइड लोन टू रूरल कम्युनिटी। लोन टू रूरल कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी को लोन प्रोवाइड करना। सेकेंड इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, गांव में फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करना। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट, ताकि जो वीक सेक्शन है उसका भी भला किया जा सके, उसको भी लोन और फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सके, उसको भी पैसे दिए जा सके। कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट। फिर गांव में टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए फंडिंग देना। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो विमेन्स हैं उनको बिजनेस सेटअप करने के लिए फंड प्रोवाइड करना। ये कुछ इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। अब इस पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरआरबीज। आरआरबी आर जॉइंटली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर्ड बैंक। ट्रू। RRB primarily focus on serving urban customer and are not mandated to operate in rural area. This is false. RRB are licensed to undertake a full range of banking activity, including lending, accepting deposit and providing remittance. True. The primary objective of RRB is to promote agriculture, rural development and financial inclusion. This is also true. So, 3 statements here are correct. तो फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए, स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया यूपीएससी P2I फाउंडेशन बैच। ये बैच हमारा नवंबर में स्टार्ट हो रहा है। इस पर्टिकुलर बैच में आपको प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी स्टडी आईक्यू के द्वारा कराई जाएगी, एंड दैट टू इन अ नॉमिनल फीस ऑफ 30,000 इफ यू पीपल यूज माय कोड, दैट इज SBS लाइव। ये बैच हमारा 11 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है शाम को 6 बजे से। इस बैच की कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं कि यहाँ पे आपको 1000 आवर्स की लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग, डाउट सॉल्विंग, मेंटोरशिप सब स्टडी आईक्यू के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलकर ये कोर्स आपको 29,999 में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, डू ज्वाइन स्टडी आईक्यू बाय यूजिंग माय कोड एंड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई भी स्टडी आईक्यू का कोर्स ज्वाइन करते हैं उसमें आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।